ये हादसा पहले जैसे किसी हादसे की तरह नहीं था। ये कहानी कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये बस का हादसा था जो कि आसमान में हुआ, 42,000 मीटर की बुलंदी पे और निहायत ही पुरस्कार अंदाज में। तहकीकियों के लिए सबसे बड़ा अलमिया यह होता है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। वही गलतियां और वही नताइज बार बार सड़कों पे उसी तरह नजर आते हैं। बार बार वही कहानी देखने को मिलती है। पर इस बार कुछ ऐसा नहीं था। ये कहानी मुख्तलिफ थी। इस सड़क का अपना ही एक मकाम है। बाबूसर पास दुनिया की बुलंद तरीन सड़कों में से एक है, जो मौसम सरमा में बर्फ से ढका रहता है। और कुछ ही फासले पे नागा पर्वत की बुलंद चोटी है। ऑक्सीजन की कमी के बायस यहां लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों पे हादसा नहीं होते। ये सड़कें बहुत खतरनाक हैं। मगर यहां ज्यादातर हादसों में या तो गाड़ी खाई में गिर जाती है या ऊपर से कोई चीज गाड़ी पे आके गिर जाती है। मगर इस बार कुछ ऐसा नहीं था। बस तो सड़क पर ही मौजूद थी और कोई चीज ऊपर से आकर नहीं गिरी थी। क्योंकि जाँ बहक होने वालों में ज्यादातर फौजी थे, सरकार को इस मामले की अच्छी तरह तहकीक करवानी थी। इसीलिए एडीसीआर और कमिश्नर गिलगित उस्मान साहब को इस काम पर लगाया गया। मगर इसमें कोई बॉम्ब या गोलियों के निशान ना मिले। यह तो महज एक ट्रैफिक का हादसा था। पहली तस्वीर और बयानों के मुताबिक कोई और गाड़ी इस हादसे में मुलव्विस नहीं थी। ना दाईं तरफ कोई टक्कर का निशान था, ना बस के पीछे और ना बाईं तरफ कोई टक्कर का निशान था। हां, सामने की तरफ एक संगीन टक्कर का निशान जरूर था। ऐसी चोट जो सख्त चट्टान से टकराकर लगी हो। और यह तसादुम इस जगह हुआ था, बाबूसर से नारायण की तरफ उतरते हुए इस मोड़ पर। यहां तफ्तीश के लिए बहुत सारे सवाल थे। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ पर मोड़ी क्यों नहीं? क्या वो नींद में था? क्या वो किसी नशे में था? या क्या उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी? और सबसे बढ़ के ये कि वो किस रफ्तार पर गाड़ी चला रहा था। रफ्तार मालूम करने का एक तरीका स्पीडोमीटर इम्प्रिंट मेथड कहलाता है। स्पीडोमीटर की ये सुई शीशे के पीछे बंद होती है। वक्त के साथ डायल पर हल्की सी मिट्टी जम जाती है। टक्कर या झटके से ये सुई जाके इस डायल को टकरा जाती है और निशान छोड़ देती है। हमें ये निशान मिल गया। मगर ज्यादा बड़ा झटका ये था कि निशान किस जगह पर था। 115 किलोमीटर फी घंटा। एक 115 किलोमीटर फी घंटा इस सड़क पर। यह केस अब फंसता जा रहा था। जहां एक सवाल का जवाब मिलता था, वहां 5 सवाल और उभर आते थे। ड्राइवर यहां पे आखिर क्यों इतनी तेज चलाएगा? और दूसरा सवाल यह था कि क्या यह इंकिशाफ सही भी था कि नहीं? वो डायल पे हल्का सा निशान तो कोई भी चीज छोड़ सकती थी। सच कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। रफ्तार ढूंढने का एक और तरीका प्रोजेक्टाइल मेथड कहलाता है। जब भी कोई चलती हुई चीज एकदम से रुक जाती है, तो उसके ऊपर का सामान या शीशे के टुकड़े
उसी रफ्तार से आगे चलते रहते हैं। वो टुकड़े जितनी दूर जाके गिरते हैं उतनी रफ्तार तेज होती है। जब प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से रफ्तार ढूंढी गई तो वो तकरीबन उतनी ही निकली। ये बस तो वाकई ही बहुत तेज थी, मगर क्यों? गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने ड्राइवर के बारे में पता करवाया कि क्या ये ड्राइवर नया था या ये सड़क इसके लिए नई थी। मालूम ये हुआ कि वो स्कंदू का रहने वाला था और यही रूट इसका पक्का रूट था और उसकी कोई नशे की आदत नहीं थी। मगर फिर क्यों, ये जानते हुए कि आगे मोड़ है? ड्राइवर नींद में भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इस सड़क पर बस चलाना आसान काम नहीं और इस रफ्तार पर चलाने के लिए तो पूरी हाजिर दिमागी की जरूरत होती है। मगर शायद ये हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से ना चला रहा हो। अब टीम का शक ब्रेक्स पे था। पहाड़ों में ब्रेक्स अक्सर चल जाती हैं, मगर किसी ब्रेक पर कोई गर्म होने के निशान ही ना मिले और ब्रेक पैड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। मगर पैड्स ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक्स चल रही थीं। मसला तो कहीं और भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि ठीक हो मगर लगाई ही ना गई हो। इस चीज का अब कोई सबूत चाहिए था, और ब्रेक्स लगने का सबूत सिर्फ यह हो सकता है कि अगर सड़क पर निशान मिल जाएं। यह सोचते हुए टीम ने सड़क का रुख किया। सर्दियों की पहली तूफान की पेशेंगोई थी और पुलिस ने ट्रैफिक के लिए सारी सड़क बंद कर दी थी। सड़क पर कोई स्किड के निशान ना मिले। इतनी सर्दी में निशान कम ही मिलते हैं। ये केस अब फंसता जा रहा था और वक्त खत्म होता जा रहा था। तूफान सर पर था और टीम ने यह फैसला किया कि केस को नामुकम्मल छोड़कर वापस पहाड़ से उतरा जाए। मगर फिर सड़क पर एक नट नजर आया। फिर उसी तरह के 3 और मिल गए। इन पर अभी जंग नहीं लगा था, यानी कि ये कुछ देर पहले ही गिरे थे। ये नट्स जगह हादसा से कोई 600 मीटर पहले थे। शायद कुछ बस में ही टूटा हो। यह सोचकर टीम ने बस की तरफ दौड़ लगा दी और पहुंचते ही बस के नीचे घुस गए। मगर जिस ब्रेक सर्वो पे शक था उसके तो चारों नट अपनी जगह मौजूद थे। यह केस यहां भी हल ना हुआ और लग रहा था कि यह अब अधूरा ही रह जाएगा। मगर जैसे ही तफ्तीशी ने वापसी के लिए मुंह मोड़ा तो उसने देखा कि बस की ड्राइव शाफ्ट ही नहीं है और वो 4 नट्स वो ड्राइव शाफ्ट के थे। ड्राइव शाफ्ट का काम तो टायरों को इंजन की ताकत पहुंचाना होता है। इसका ब्रेक से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, और अगर शाफ्ट ने टूटना भी था तो उसको उस वक्त टूटना चाहिए था जिस वक्त बस चढ़ाई चढ़ रही थी, ना कि उतरते हुए। आखिरी हरबे के तौर पे एक तफ्तीशी बस के अंदर चला गया ताकि कोई और सबूत मिल जाए। एक तसादुमशुदा बस के अंदर जाना बहुत ही हौसले वाला काम होता है। अंदर लहू की महक और निशान, इंसानी जिस्मों के टुकड़े, टूटे हुए ख्वाब सब देखने को मिलता है। इन्हीं सब में ड्राइवर की कुर्सी के साथ ब्रेक के तेल की 8 बोतलें पड़ी थी। गिलगित पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने रात के 3 बजे गिनी के पेट्रोल पंप से 8 बोतलें खरीदी थी। 8 बोतलें, और वो भी रात के 3 बजे खरीदना कोई मामूली बात तो नहीं थी। अब ये कहानी कुछ जुड़ रही थी। स्कंदू से चित्राल आते हुए ड्राइवर को महसूस हुआ कि बस का ब्रेक पेडल नीचे की तरफ जा रहा है और कहीं से तेल निकल रहा है। उसने अपने मैनेजर को कॉल की, मगर मैनेजर ने पैसा और वक्त बचाने के लिए ड्राइवर को रोकने का कहने के बजाय यह हुक्म दिया कि वो ब्रेक का तेल खरीद ले और सफर जारी रखे।
जब ब्रेक पैडल नीचे जाता महसूस हो तो तेल भरता रहे और बस को किसी तरह बस पिंडी ले आए। ड्राइवर ने हुक्म की तामील, मगर चिलास से बाबू सर की चढ़ाई इतनी संगीन और इतनी मुस्तकिल है कि यहां किसी ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं होता। जैसे ही बस ने बाबू सर की चोटी पार की और नारायण की ओर उतरने लगी तो ड्राइवर अशरफ को मालूम हुआ कि गाड़ी की ब्रेक्स मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी हैं। अशरफ हुसैन ने जोर से पैडल दबाया मगर ब्रेक्स ना लगी। उसने गाड़ी गियर में डालकर रोकने की कोशिश की मगर इस पुरानी बस की शाफ्ट ही झटका लगने से टूट गई और गाड़ी बेमहार पहाड़ से नीचे की तरफ तेज से तेज होने लगी। अशरफ ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बस से छलांग लगा दे मगर बस के पीछे का इमरजेंसी डोर ही नकारा था। जान पर खेलकर बाकी सवारियों को बचाने की कोशिश की। बस तेज से तेज होती गई और अशरफ बस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। जैसे ही सामने मोड़ आया तो अशरफ के पास दो रास्ते थे, या तो बस को पहाड़ से नीचे जाने दे या फिर चट्टान से टकराए, अपनी जान कुर्बान करे और बाकी सवारियों को बचा ले। अशरफ ने अपना फैसला कर लिया। अगर ये बस मेयार के मुताबिक होती और सब सवारियों ने सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद 2-3 हलाकतें होती। सीट बेल्ट के बगैर शायद 5-6। मगर इस बस में सीट बेल्ट तो क्या, सीटें ही इतनी खस्ता हाल थीं कि जड़ से उखड़ गईं और सलाखों की तरह सवारियों में जा खुबी। यहां बाहर की हवा का दबाव भी इंसान के अंदर के दबाव से कम था, जिसकी वजह से खून बहुत बहना शुरू हो गया और जो ही खिड़कियां टूटी तो तमाम जख्मी बर्फानी सर्द हवा की लपेट में आ गए। इधर कोई मोबाइल सिग्नल्स तक ना थे और जब तक पहली इमदाद 3 घंटे बाद पहुंची, अशरफ समेत बेशतर जख्मी अपनी जान की बाजी हार चुके थे। बिलाखिर यह हादसा मुख्तलिफ तो ना था। यह तो वही कहानी थी जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की सड़कों पर रोज होती है। नामयार गाड़ियां और बोसीदा हाल सड़कें और फिर लाशों के ढेर। जीबी के मशहूर पहाड़ों पर इतने कोपहमान नहीं मरते जितने कि इन सड़कों पे मुसाफिर। और रोड सेफ्टी की हर नई काविश को तो निजाम में रजी बसी करप्शन ही खा जाती। एडीसीआर के लिए कहानी भी वही थी और मायूसी भी वही थी। एडीसीआर एक छोटा सा इंजीनियर्स का गिरोह है जो इंसानी जानों को ट्रैफिक में कुर्बान होने से बचने के इकदामात पर काविशें करता है। मगर जब तक जीबी हुकूमत गाड़ियों के मयार की जांच पड़ताल का कोई निजाम नहीं बनाएगी, यही कहानी फिर अपने आप को दोहराएगी। अशरफ हुसैन के नाम, जिसने अपनी जान पे खेल के बाकियों को बचाने की कोशिश की।